हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी 10th क्लास के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोग सामाजिक विज्ञान भूगोल में अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे थे। 3 भाग हम लोगों ने इसके पढ़ लिए। पिछले भाग में हम लोगों ने अभ्रक खनिज के बारे में और परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग भाग 4 में जो हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम यानी खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और विद्युत, तो आज हम लोग इस भाग में इनके बारे में पढ़ेंगे, इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है वो है हमारा कोयला, है ना। कोयला को परंपरागत ऊर्जा का स्रोत इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोयले का उपयोग काफ़ी लंबे समय से भारत में किया जा रहा है, ठीक है। और कोयला जो है बच्चों बहुत कई सारे उसमें उपयोग किया जाता है। तो इसकी उपयोगिता के कारण कोयला को काला सोना भी बोला जाता है। भारत में 4 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। तो पहला कोयला है बच्चों एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट कोयला। इन चारों के बारे में हम देख लेते हैं कि जो एंथ्रासाइट कोयला होता है बच्चों, वो सबसे बढ़िया किस्म का बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है और इसमें 95% तक जो है आपका कार्बन पाया जाता है, ठीक। ये काले रंग का होता है, चमकीला होता है, ठीक है। दूसरे श्रेणी का कोयला आता है वो है हमारा बिटुमिनस। ये एंथ्रासाइट के बाद दूसरा सबसे क्या कहते हैं बढ़िया श्रेणी का कोयला माना जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 70% तक जो है वो पाई जाती है। काला रंग का ये भी होता है और ठीक है। और इस कोयले का ज़्यादातर इस्तेमाल जो हमारा स्टील इंडस्ट्री है, इस्पात उद्योग में किया जाता है। लिग्नाइट कोयला ये तीसरा प्रकार है और ये सबसे घटिया किस्म का कोयला जो है वो माना जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा जो है बच्चों 60% तक होती है और ये भूरे रंग का कोयला होता है ना, और जलते समय बहुत धुआं देता है और एक अजीब सी गंध जो है इस कोयले से आती है। चौथा कोयला जो है बच्चों वो है पीट कोयला। पीट कोयला जो है वो कच्चा कोयला भी हम इसको कहते हैं और ज़्यादातर घरों में ईंधन के रूप में ना ये लकड़ी के कोयले के जैसे जो है वो जलाया जाता, तो ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल घरों में किया जाता है। तो भारत में ये 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। अब चलते हैं कोयला का उपयोग क्या है बच्चों। तो आप सोचते हैं कोयला का उपयोग केवल घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है या परिवहन में किया जाता है, लेकिन कोयले के और भी उपयोग ईंधन के रूप में तो होता ही है, परिवहन में भी होता है, लेकिन कोयले का उपयोग जो है उद्योगों में शक्ति के रूप में भी किया जाता है। कई उद्योग हैं जिसमें कोयले का उपयोग कच्चा माल के रूप में किया जाता है। जो हमारी भाप शक्ति है यानी जो स्टीम शक्ति है उसको बनाने में भी कोयले का इस्तेमाल जो है वो किया जाता। तो ये है कोयले का उपयोग। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाले क्षेत्र कौन से, कहाँ से कोयला निकलता है भारत में। तो भारत में बच्चों कोयला उत्पन्न करने के मुख्य 2 क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों को हम पहले को गोंडवाना क्षेत्र के नाम से जानते हैं और दूसरे क्षेत्र को हम टर्शियरी कोयला क्षेत्र के नाम से जानते हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है वो भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है, ठीक है। और टर्शियरी कोयला क्षेत्र जो है वो भारत का नया कोयला क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो गोंडवाना क्षेत्र से जो कोयला मिलता है वो ज़्यादातर धातु शोधन कोयला होता है और ये कोयला ज़्यादातर गोंडवाना क्षेत्र के कुछ प्रमुख नदी घाटियाँ हैं बच्चों, जैसे दामोदर है ना, जो झारखंड और पश्चिमी बंगाल में, महानदी है उड़ीसा में, गोदावरी है हमारी आपकी आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वर्धा है, सोन है हमारी छत्तीसगढ़ में, है ना। तो ये कुछ नदी घाटियाँ हैं जो गोंडवाना क्षेत्र में पाई जाती हैं, जहाँ कि कोयले का क्या होता है उत्पादन किया जाता है। गोंडवाना जो क्षेत्र है उसमें प्रमुख कौन से राज्य हैं
जहाँ कोयले का उत्पादन होता है। तो राज्यों के अनुसार अगर हम देखें तो ये सबसे पहला राज्य है आपका झारखंड, दूसरा है पश्चिमी बंगाल, तीसरा है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है उड़ीसा, पांचवा राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। ये प्रमुख राज्य हैं जहाँ कोयले का उत्पादन होता है। अब झारखंड में कहाँ कोयला निकला, तो झारखंड में बच्चों कई सारी कोयले की खानें हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कोयले की खान है और सबसे बड़ी झारखंड की कहें तो सबसे बड़ी कोयले की खान है वो है हमारी झरिया। उसके बाद आता है बोकारो। ठीक, पश्चिमी बंगाल में जो कोयला जहाँ से निकाला जाता है तो वो क्षेत्र है हमारा रानीगंज कोयले की खान। ठीक, तो रानीगंज कोयले की खान जो पश्चिमी बंगाल की सबसे बड़ी कोयले की खान जो है वो मानी जाती है। तीसरा राज्य आता है हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कोयला का उत्पादन सिंगरौली से होता है और छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन बिलासपुर और कोरबा से किया जाता है। उड़ीसा जो है चौथा राज्य है और यहाँ कोयले का उत्पादन ज़्यादातर जो महानदी घाटी है, महानदी घाटी के क्षेत्र यानी तलचर में किया जाता है। आंध्र प्रदेश पांचवा राज्य है। आंध्र प्रदेश में कोयला का उत्पादन ज़्यादातर गोदावरी और उसकी सहायक वर्धा नदी की घाटी में होता है। और आंध्र प्रदेश में जो है जहाँ से कोयला निकाल वो है सिंगरैनी। सिंगरैनी की खान है आंध्र प्रदेश में जहाँ से कोयले का उत्पादन होता है। इन क्षेत्रों को हम मानचित्र में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला राज्य आता है आपका झारखंड। तो झारखंड में ये मैंने ब्राउन कलर से डॉट बनाए हैं, तो ये है झरिया। झरिया के बगल में ठीक है ये है हमारा बोकारो। तो ये दोनों क्षेत्र जो हैं वो झारखंड के हैं। दूसरा राज्य आता है झारखंड के पड़ोस में ही है, वो है हमारा पश्चिमी बंगाल। ठीक, पश्चिमी बंगाल में कोयले की सबसे बड़ी और प्रमुख खान है वो है ये रानीगंज। ये मैंने ब्राउन डॉट से बनाया बच्चों, तो आपको बोर्ड में भी चिन्ह भी बनाना पड़ेगा और नाम भी अंकित करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा राज्य आता है वो है हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में सिंगरौली में और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और कोरबा, ये है बिलासपुर और ये है कोरबा, जहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। चौथा राज्य आता है वो है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में कोयले का उत्पादन जो है वो महानदी की घाटी में, ये है उड़ीसा राज्य बच्चों। तो यहाँ तलचर से कोयले का उत्पादन होता है। उसके बाद पांचवा राज्य आता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोयले का उत्पादन जिस क्षेत्र से होता है वो है सिंगरैनी, है ना। तो ये हमारे 5 महत्वपूर्ण राज्य हैं जहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो ये हो गया बच्चों पहला हमारा क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र। ठीक, दूसरा क्षेत्र कोयले का है जहाँ से कोयला निकाला जाता है वो है टर्शरी क्षेत्र। टर्शरी क्षेत्र में कई राज्य हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है और ये ज़्यादातर राज्य जो हैं वो हमारे उत्तरी पूर्वी, है ना, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जैसे मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है। इन क्षेत्रों से टर्शरी क्षेत्र में कोयला निकाला जाता है। बच्चों एक और राज्य है हमारा वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ लिग्नाइट कोयला जो है वो भारत में यही एक ऐसा राज्य है जहाँ लिग्नाइट कोयला जो है वो निकाला जाता है। और तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले का जो क्षेत्र है वो है नवेली, है ना, ये मैंने डॉट बना रखा है और ये है नवेली तमिलनाडु में जहाँ से लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। अब आता है परंपरागत ऊर्जा का जो दूसरा हमारा स्रोत है वो है पेट्रोलियम, यानी जिसको हम खनिज तेल के नाम से भी जानते हैं। पेट्रोलियम का खनिज तेल या पेट्रोलियम का जो है उत्पादन ज़्यादातर बच्चों जो हमारी अवसादी चट्टानें होती हैं वहाँ से किया जाता है। ठीक, उसमें प्राप्त होती हैं। और साथ ही बच्चों भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन जो है तटीय क्षेत्रों से भी होता है और नदी जो बेसिन है वहाँ से भी किया जाता है। पेट्रोलियम के भी कई सारे उपयोग हैं बच्चों, कई चीज़ों में पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया था। कुछ तो आपको याद होगा जैसे कि मोटर गाड़ी में पेट्रोलियम का इस्तेमाल, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है, जैसे ताप और प्रकाश के लिए, है ना, ईंधन के रूप में
पेट्रोलियम का क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, मशीनों में चिकनाई के लिए यानी स्नेहक के रूप में पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद तीसरा है कि बहुत सारे हमारे विनिर्माण उद्योग हैं जिसमें कच्चे माल के रूप में पेट्रोलियम और जो पेट्रोलियम वेस्ट होता है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए उर्वरक कारखाना और रसायन उद्योग जो है ना, उसमें जिसको हम बोलते हैं पेट्रो रसायन उद्योग, उसमें ज़्यादातर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम वेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब आता है भारत में पेट्रोलियम उत्पन्न करने वाले राज्य क्या हैं। तो भारत में बच्चों पेट्रोलियम बहुत कम निकलता है, इसलिए भारत ज़्यादा पेट्रोल आयात करता है ना। तो भारत में 3 बड़े राज्य हैं जहाँ से पेट्रोलियम यानी पेट्रोल का उत्पादन होता है, और वो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला असम, दूसरा गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र। असम पहला क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है। असम में बच्चों तेल का उत्पादन ज़्यादातर ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में होता है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में 3 तेल उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है डिगबोई, दूसरा क्षेत्र है नहरकटिया और तीसरा क्षेत्र है मोरन और हुगली जन। तो ये 3 तेल उत्पन्न करने वाले क्षेत्र हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित हैं। इन तीनों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना तेल उत्पन्न करने का जो क्षेत्र है वो है डिगबोई। तो डिगबोई सबसे पुराना भी क्षेत्र है और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र भी है। अब आता है पेट्रोलियम उत्पादन में दूसरा असम के बाद जो सबसे बड़ा राज्य है वो है गुजरात। गुजरात में ज़्यादातर तेल का उत्पादन जो है वो तटीय क्षेत्रों में होता है। तटीय मतलब समुद्र के किनारे या समुद्र के तट के किनारे जो है वो ज़्यादा तेल के क्षेत्र हैं। गुजरात में जो तेल के उत्पन्न करने वाले क्षेत्र हैं वो 2 हैं। पहला है अंकलेश्वर और दूसरा है खंभात। खंभात तेल क्षेत्र को हम लूनेज तेल क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अंकलेश्वर जो है बच्चों वो गुजरात का सबसे बड़ा है ना पेट्रोल या तेल उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है ना। अब आता है तीसरा राज्य, वो है महाराष्ट्र। उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है भारत में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी तेल का उत्पादन जो है वो सागर तल से किया जाता है, यानी जो अरब सागर है, ये जो दोनों दोनों जो क्षेत्र है मुंबई हाई और बसीन, ये 2 महाराष्ट्र के क्या हैं तेल उत्पन्न करने वाले क्षेत्र हैं। और ये दोनों तेल क्षेत्र जो हैं समुद्र के किनारे नहीं है बल्कि अरब सागर के बीच में ये तेल क्षेत्र हैं जहाँ पर तेल का उत्पादन जो है वो किया जाता है। मैं मैप में भी आपको ये क्षेत्र दिखा देती हूँ ना बच्चों। तो मैप है ये पेट्रोलियम का, मैंने इसमें दिखाया है। तो ये है हमारा असम, पहला राज्य है ना। और असम जो है यहाँ 3 क्षेत्र हैं। ये पहला है डिगबोई, दूसरा है नहरकटिया, तीसरा है मोरन और हुगरीजन। ये तीनों क्षेत्र बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में हैं। ठीक, और इनमें सबसे बड़ा जो तेल क्षेत्र है वो है हमारा डिगबोई। दूसरा राज्य है ये हमारा गुजरात, ये समुद्र तट के किनारे तेल क्षेत्र है। एक है आपका ये ऑरेंज वाला, मैंने यहाँ एरो बना के लिखा, ये है अंकलेश्वर। और दूसरा तेल क्षेत्र जो है वो है खंभात, जो मैंने ये ऑरेंज में डॉट बनाया। खंभात इसलिए बोलते हैं कि ये खंभात की खाड़ी के एकदम निकट है, किनारे है, इसलिए इसको खंभात तेल क्षेत्र बोलते हैं। तो अंकलेश्वर गुजरात का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। ठीक है, तीसरा क्षेत्र कौन सा है, ये है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो 2 तेल क्षेत्र हैं, एक तो ये है मुंबई हाई और दूसरा है बसीन। तो ये दोनों अरब सागर के बीच में है। तो यहाँ अरब सागर के बीच में तेल जो है वो निकाला जाता है। तो ये भारत के 3 बड़े तेल उत्पन्न करने वाले क्या हैं बच्चों, क्षेत्र हैं। अब आता है हमारा तेल के बाद नेक्स्ट जो है वो है प्राकृतिक गैस, यानी तीसरा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है प्राकृतिक गैस, यानी जिसको हम नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं। प्राकृतिक गैस जो है बच्चों ज़्यादातर जो तेल के कुएं हैं, यानी जहाँ से तेल उत्पादन होता है पेट्रोल, उन्हीं क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन किया जाता है। अब जैसे महाराष्ट्र वगैरह है, गुजरात वगैरह, यहाँ जो तेल के कुएं हैं वहीं से
प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का इस्तेमाल कई चीज़ों में होता है। आपके घर में भी गैस आती है ना बच्चों, सिलेंडर में LPG गैस जो होती है, तो वो हमारी कैसी गैस है? प्राकृतिक। और एक गैस होती है प्राकृतिक गैस, है ना, जो जिसको हम CNG बोलते हैं, है ना। ये लिक्विड फॉर्म में, तरल उसमें होती है, तरल ईंधन होता है, जिससे आजकल मोटर गाड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो केवल ईंधन के रूप में ही प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि कई चीज़ों में होता है। जैसे इसका उपयोग जो है पेट्रो रसायन उद्योग में सबसे ज़्यादा किया जाता है। कच्चे, है ना, और माल के रूप में प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ जो है ऊर्जा के रूप में, यानी ऊर्जा के साधन के रूप में, परिवहन के साधनों में ये ऊर्जा के रूप में किया जाता है। घरों में ये ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते भारत में प्राकृतिक गैस उत्पन्न करने वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो है गोदावरी कृष्णा बेसिन, दूसरा है पश्चिमी तट जिसमें मुंबई हाई और खंबात की खाड़ी हैं, और तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ से प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। तो हमारी जो गोदावरी और कृष्णा बेसिन है, ये है हमारी गोदावरी और ये है कृष्णा। तो गोदावरी और कृष्णा का जो बेसिन है ना, यहाँ से तेल का उत्पादन होता है, ठीक। और एक हमारा तीसरा क्षेत्र जो है ये है हमारा अंडमान निकोबार, ठीक। और दूसरा क्षेत्र है हमारा ये मुंबई हाई और ये खंभात। तो मुंबई हाई और खंभात की खाड़ी ये हमारा कौन सा क्षेत्र है बच्चों? दूसरा क्षेत्र है। और पहला क्षेत्र क्या है? गोदावरी और कृष्णा बेसिन। और तीसरा क्षेत्र है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ से तेल का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए गैस पाइपलाइन का भी इस्तेमाल होता है। भारत की सबसे लंबी जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है वो है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, है ना, HVJ जिसको हम बोलते हैं। ये गैस पाइपलाइन जो है 1700 किलोमीटर लंबी है। इसकी खासियत ये है बच्चों कि ये गैस पाइपलाइन जो है मुंबई हाई और जो बसीन को पश्चिमी तट और उत्तरी भारत के उर्वरक के जो कारखाने हैं, बिजली जहाँ ताप विद्युत बनाई जाती है, और उसके बाद औद्योगिक जो क्षेत्र हैं, है ना, उद्योग जो हैं भारत में, उत्तरी भारत के, उनको ये गैस क्या करती है? सप्लाई करती है। यानी जो हजीरा विजयपुर गैस पाइपलाइन है, ये भारत के उत्तर भारत के उर्वरक, ताप विद्युत और जो उद्योग हैं उनको क्या करती है? गैस सप्लाई करती, मतलब इनको आपस में जोड़ने का काम करती। मैं दिखा दूं आपको कि हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर है कहाँ। हजीरा बच्चों ये है गुजरात में, और ये है हमारा विजयपुर जो मध्य प्रदेश में है, और ये है हमारा जगदीशपुर जो हमारे यूपी में है। अमौसी और के पास आसपास है हमारा जगदीशपुर। तो यहाँ से ये गैस पाइपलाइन हजीरा से विजयपुर और फिर यूपी के आपके जगदीशपुर तक आती है। तो इसका काम क्या है? ये जोड़ती है किसको? मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी तट से उत्तरी भारत के जो हमारे क्या हैं? उर्वरक के कारखाने हैं, ताप विद्युत जहाँ उत्पन्न होती है, और जो उद्योग हैं, इन सभी को ये क्या करती है? आपस में जोड़ती है। अब आता है हमारा लास्ट परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, वो है विद्युत यानी बिजली। विद्युत जो है बच्चों वो 2 तरह की बनाई जाती है भारत में। 2 तरह की बिजली में पहला है जल विद्युत और दूसरा है ताप विद्युत। जल विद्युत जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और ताप विद्युत जिसको हम थर्मल पावर बोलते हैं। दोनों में अंतर है बच्चों। जल विद्युत जो है वो नदी के प्रवाहित जल से बनाई जाती है, जबकि ताप विद्युत जो है वो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाकर, है ना,
बड़ी बड़ी जो टरबाइन मशीनें होती हैं उनसे फिर बिजली क्या की जाती है, बनाई जाती है। और उसके बाद जो हमारा जल विद्युत है, इसमें ये नवीकरण संसाधन, नवीकरण संसाधन इसलिए है क्योंकि ये बिजली जो है वो नदी के जल से, प्रवाहित जल से बनाई जाती है। और प्रवाहित जल जो है वो क्या होता है, उसकी पूर्ति पुनः बारिश के द्वारा होती रहती है। इसलिए जो प्रवाहित जल है वो कैसा संसाधन है, नवीकरण। जबकि ताप विद्युत बनाने में जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है वो अनवीकरण क्या है, संसाधन है। क्योंकि ये एक बार इस्तेमाल होने के बाद इनकी दोबारा पूर्ति नहीं हो पाती। ठीक, इसके बाद आता है कि हमारे देश में जो जल विद्युत है यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं। वैसे बच्चों बहुत सारे केंद्र हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उसमें हमारा पंजाब का भाखड़ा नांगल है ना परियोजना, और उसके बाद हमारा है पश्चिमी बंगाल झारखंड में दामोदर घाटी, और उसके बाद है तीसरा कोपली हाइडल। कोपली हाइडल जो है बच्चों वो असम में है, कोपली असम में नदी है ना, उसी के नाम पर इस हाइडल प्रोजेक्ट का नाम जो है वो रखा गया है। इसी तरह बच्चों ताप विद्युत बनाने के यानी थर्मल पावर केंद्र भी कई सारे हैं। तो मैंने आपको कुछ यूपी के जो थर्मल पावर स्टेशन है उनके नाम है, आपका पनकी जो कानपुर में है, रेहन जो आपके यूपी में सोनभद्र ओबरा में है, और परीक्षा जो आपका कहाँ है, झांसी में, और हरदुआगंज जो अलीगढ़ के पास है। तो ये सभी ताप विद्युत केंद्र हैं जो कहाँ हैं, यूपी में हैं। तो ये हो गया बच्चों जल विद्युत। तो जल विद्युत और ताप विद्युत, तो हमारे देश में दो तरह से बिजली बनाई जाती है, एक तो नदी के जल से और दूसरा जो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से। नदी जल से जो बनाई गई उसको जल विद्युत, और जो कोयला पेट्रोलियम से बनाई गई उसको ताप विद्युत कहते हैं। तो आज के लिए बच्चों आज का वीडियो यहीं तक है, और अगले वीडियो में हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।